समाजशास्त्र से जुड़े हुए सभी लोग जो किसी न किसी रूप से समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हों, विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हों या किसी भी कॉम्पिटिटिव स्तर पे नेट की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या किसी भी अन्य प्रदेश या देश स्तर पे समाजशास्त्र को पठन-पाठन करने वाले छात्रों के लिए ये अनोखी श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज इस श्रृंखला का पहला खंड रखा गया है। मैं डॉक्टर अमित केसरवानी समाजशास्त्र की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। ये श्रृंखला है कॉन्सेप्ट टॉक। कॉन्सेप्ट टॉक यानी अवधारणा की व्याख्या की जाए, बेहतर रूप से अवधारणाओं की पकड़ बनाई जा सके। देश में बहुत से छात्र हैं जो समाजशास्त्र को पढ़ते हैं। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में विषय के चयन की बात करें तो सिविल सर्विसेज में पहले 5 कैंडिडेट जो अभी सेलेक्ट हुए उनमें से 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जिनका पसंद ऑप्शनल में सोशियोलॉजी है। अब सिविल में अगर हम 60% लोगों को समाजशास्त्र लेते हुए देख रहे हैं टॉप 5 में से, तो समाजशास्त्र वास्तव में पसंदीदा सब्जेक्ट हो सकता है, आसान माना जा सकता है। अगर अन्य परीक्षाओं की तुलना में देखें तो समाजशास्त्र की पहली पसंद होने का कारण भी यही है कि समाजशास्त्र वास्तव में दिल से लगा हुआ, परिवार से लगा हुआ, जीवन से लगा हुआ विषय है। समाजशास्त्र ऐसा विषय है जो कि कॉमनली हर बच्चा बड़ी आसानी से इसको समझ सकता है। आज ग्रामीण परिक्षेत्र में महाविद्यालय है। अगर आप किसी भी गांव में सामान्य रूप से एक भ्रमण करें तो गांव के अंतर्गत 7 या 8 महाविद्यालय मिलेंगे और 7-8 महाविद्यालयों में हर विद्यालय में लगभग समाजशास्त्र विषय जरूर हुआ होगा। समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल जैसे 7-8 विषय हैं जो बहुत कॉमन हैं और हर एक स्थानों पे पहली पसंद माना जा सकता है। इसे सबसे ज्यादा पसंद करने वाले अगर जेंडर की बात करें तो फीमेल जेंडर इसको ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पठन पाठन के दृष्टिकोण से सभी यानी मेल या फीमेल बराबर रूप से इसको मानते हैं। इसलिए समाजशास्त्र को बेहतर रूप से समझाने के दृष्टिकोण से प्रश्नोत्तरी की शैली, जिसे मैंने लगभग काफी समय से मैं इसे करता आ रहा हूँ, प्रश्नोत्तरी श्रृंखलाओं को चलाता आ रहा हूँ, वो प्रैक्टिस सेशन और पीवाईक्यू सेशन नेट जेआरएफ के विशेष दृष्टिकोण से होता आया है। लेकिन अब मैं इस सेशन को इस दृष्टिकोण से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें समाजशास्त्र जो कि बहुत बड़ा विषय है और इसमें अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर उसे बेहतर रूप से समझ लें तो चाहे वह कोई भी परीक्षा हो, महाविद्यालय, विद्यालय या कॉम्पिटिटिव स्तर की, हम परीक्षाओं को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। परीक्षाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इंटरव्यू का, वो चाहे पीएचडी एंट्रेंस का इंटरव्यू हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो या लेक्चरर का इंटरव्यू हो, जीआईसी प्रवक्ता का इंटरव्यू, हर इंटरव्यू में आपको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ उत्तर देना होता है। बेहतर कॉन्सेप्ट जब नहीं होता तो यहाँ हमारी कमियां सामने आने लगता है। बहुत सी चीजें हम रट तो सकते हैं लेकिन बेहतर पकड़ बना पाना कठिन होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र का एक बेहतर परिचय, बेहतर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेनेशन के दृष्टिकोण से इस नए सत्र के मैंने आगाज की है। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं डॉक्टर अमित केसरवानी एज ए फाउंडर डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी इन क्वालिफिकेशन 28 यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड और पीएचडी मैंने बीएचयू से किया है। इधर लगभग 19 वर्षों से समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन करता हूं और अपनी संस्थान अनुसंधान अकेडमी जो कि प्रयागराज में संचालित है, विशेष रूप से यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए संचालित करता हूं। इसके अलावा समाजशास्त्र में अपना एक अनुभव है जो कि मैं बच्चों के साथ आए दिन यूट्यूब के माध्यम से शेयर करता हूं। तो चलिए इसी श्रृंखला की आज शुरुआत करते हुए पहली एक अवधारणा जिसे मैं आपको आज समझाना चाहता हूं उसकी चर्चा करता हूं। तो आज हमने जो अवधारणा चुना है वो समाजशास्त्र में बहुत कॉमन है, जिसे बहुतायत लोग या बहुतायत रूप से प्रश्नों में देखा जा सकता है और वो अवधारणा है इथनोमेथोडोलॉजी। इथनोमेथोडोलॉजी, अब यहाँ पे इथनोमेथोडोलॉजी देखें तो 3 शब्दों से मिलके बन जाता है। इथनोमेथोडो
लॉजी, जहां इथनो का तात्पर्य लोगों यानी पीपल या ग्रुप से होता है। मेथड्स यानी तरीका यानी किसी चीज को अपनाए जाने का तरीका। लॉजी यानी व्याख्या करना शास्त्रगत आधार पर, यानी किसी चीज को वैज्ञानिक आधार पे व्याख्या करने का तरीका। अब लोगों के द्वारा अपने अनुभवों के माध्यम से वे किसी कॉन्सेप्ट को कैसा समझते हैं, उसके ऊपर उनका कैसा व्यवहार है और उस व्यवहार के अनुसार उसको क्या अर्थ प्रदान करते हैं, इसे हम इथनो मेथडोलॉजी कह सकते हैं। वास्तव में यह समाज को नीचे से ऊपर तक देखने का एक तरीका है, एक नजरिया है, ना कि बड़े ढांचे या संस्थाओं से, जैसे कि मैक्स वेबर या डर्कहाइम की तरह हमने देखा। यहाँ ये देखने का प्रयास होता है कि लोग आपस में कैसे बात करते हैं, वे सामाजिक नियमों को कैसे बनाते हैं, उन्हें कैसा अर्थ प्रदान करते हैं, वे सामान्य घटनाओं को कैसे सामान्य मानते हैं। अब अगर हम इथनोमेटोलॉजी की बात करें तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से इसकी स्थापना करने का श्रेय हेराल्ड गारफिंकल को जाता है। 1960 के दशक में उन्होंने इस अवधारणा को जन्म दिया। यह अध्ययन करता है कि साधारण लोग अपने दैनिक जीवन के सामाजिक व्यवहारों और घटनाओं को समझने और व्यवस्थित करने के लिए कौन-कौन से तरीकों यानी मेथड्स का प्रयोग करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, बहुत ही आसान भाषा में कहा जाए, तो लोग समाज को रोजमर्रा में कैसे समझते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उसका निर्माण करते हैं। यही एथनो मेथोडोलॉजी का केंद्र बिंदु है। ठीक है। अब अगर हम उदाहरण से इसको समझें, तो जैसे जब दो अजनबी एक लिफ्ट में खड़े होते हैं तो वे एक दूसरे से सीधे नहीं देखते। क्यों? क्योंकि यह एक अनकहे सामाजिक नियम का पालन है। बातचीत में ठीक है, चलो जैसे शब्दों का हम उपयोग सामाजिक समझ और अनुक्रम को बनाए रखने के लिए किए करते हैं। ये भी हम अपने समझ के आधार पे उसको अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे हमने कहा रोटी छोटी खा लो। अब रोटी का अर्थ तो समझ में आ गया, छोटी क्या है हम यह नहीं पूछते, बल्कि सामान्य ज्ञान के आधार पर इससे अर्थ प्रदान करते हैं कि रोटी के साथ कुछ उसके साथ अचार या कुछ अन्य तत्व होगा जिसके साथ उसे खाया जा सकता है। यदि हम कहते हैं चाय वाय पी लो, तो चाय वाय रोजमर्रा के जीवन में हम प्रयोग करते हैं। चाय का अर्थ तो क्लियर है, पर वाय का अर्थ क्या है, ये हम स्वेच्छा से इसका अर्थ प्रदान करते हैं कि इसका तात्पर्य चाय के साथ बिस्किट वगैरह कुछ लेना है। यदि कोई व्यक्ति किसी सामान्य सामाजिक स्थिति में ब्रीच करता है, जैसे कि दुकान में बिना लाइन के घुस जाना, तो भाई अगर कोई सामाजिक स्थिति कोई ब्रेक कर दे, यानी जो ब्रीच नहीं बल्कि ब्रेक कर दे, यानी अनावश्यक रूप से कोई काम कर दे, तो बाकी लोग उसे अजीब क्यों समझते हैं? क्योंकि वह सामाजिक अपेक्षा तोड़ता है। ठीक है ना? तो अब अगर हम देखें तो एथनोमेटोलॉजी क्या है? सूक्ष्म समाजशास्त्र है, माइक्रो सोशियोलॉजी। यह व्यक्तिगत बातचीत रोजमर्रा के जीवन पर केंद्रित होता है। आम लोगों की कार्य प्रणालियों का अध्ययन है। यह देखता है कि लोग सामाजिक आदेश को कैसे बनाए रखते हैं। यह ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट जो गारफिंकल द्वारा प्रयोग में लाया गया, जब सामान्य नियमों को तोड़ा जाता है तो समाज कैसे प्रतिक्रिया देता है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई नियम तोड़ा जाए तो समाज उसका कैसे प्रतिक्रिया करता है। अब अगर हम पारंपरिक समाजशास्त्र और एथनोमेटोलॉजी में विभेद करें, तो पारंपरिक समाजशास्त्र संरचनात्मक व्यवस्था पर बल देता है, जबकि इथनोमेटोलॉजी व्यक्तिगत व्यवहार और बातचीत पर बल देता है। पारंपरिक समाजशास्त्र संस्थाओं, नियम, वर्ग आदि का अध्ययन करता है, जबकि एथनोमेटोलॉजी रोजमर्रा की क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन व अवलोकन करता है। पारंपरिक समाजशास्त्र तो वास्तव में टॉप टू डाउन का दृष्टिकोण अपनाता है, जबकि एथनोमेटोलॉजी बॉटम अप दृष्टिकोण
यानी एकदम ग्रास रूट लेवल पर किसी चीज को गहराई से आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए उस पर समझ पैदा करने का प्रयास करता है। निष्कर्ष के रूप में हम कहें तो इथनोमेथोडोलॉजी एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो समझने की कोशिश करता है कि आम लोग अपने दैनिक जीवन में कैसे सामाजिक नियमों को बनाते हैं, बनाए रखते हैं और समझते हैं, या एक समाज को जीवंत प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसे हर जिसे हम हर दिन अपने व्यवहार के जरिए बनाते हैं। यानी हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे व्यवहार किसी चीज को क्या अर्थ प्रदान करते हैं और उसी अनुरूप हम उनकी गणना करते चलते हैं। तो आज मैंने आपको इथनोमेथोडोलॉजी की अवधारणा को व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया। मैं इसी प्रकार से प्रयास को जारी रखूंगा जिसमें मैं किसी न किसी समाजशास्त्री कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने इसी प्रकार उपस्थित होता रहूंगा। और आपको मेरे ये वीडियोस कैसे लगे आप अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, जिससे मेरा हौसला और बढ़े और मैं इससे संबंधित और सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखता चलूं। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।